नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे आप बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप की। बता दें कि दिल्ली में राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जहां दिल्ली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के अपमान का आरोप लगाया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल से माफी की मांग की और भारद्वाज को पार्टी से बर्खास्त करने की अपील की है। उन्होंने सौरभ भारद्वाज के खिलाफ कार्रवाई करने और केजरीवाल से माफी मांगने की मांग की। हालांकि इस पर सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने बयान पर कायम रहने की बात कह दी और किसी भी तरह से माफी मांगने से इनकार कर दिया है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने है आम आदमी पार्टी और बीजेपी। पिछले कई दिनों से तकरार देखने को मिल रही है, लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आपके दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के अपमान का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों का भी अपमान कर रहे हैं। उन्होंने सौरभ के खिलाफ कार्रवाई करने और केजरीवाल से माफी मांगने की मांग की है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इशारे पर जिस तरह की टिप्पणी सौरभ भारद्वाज ने की है, ये निंदनीय है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का भी अपमान है और हमारे भाई बहनों का भी अपमान है। और मुझे तो लगता है कि तुरंत अरविंद केजरीवाल को सौरभ भारद्वाज को बर्खास्त करना चाहिए और खुद अरविंद केजरीवाल को आकर इस टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए कि पूरे दलित समाज का और जनजातीय समाज पर जो टिप्पणी की है यह शोभनीय है। माफी मांगने की बीजेपी की मांग पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने बयान पर कायम रहने की बात कही है और किसी भी तरह से माफी मांगने से इनकार किया है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को उन्होंने संभाला है, तब से नरेंद्र मोदी जी लगातार भारतीय जनता पार्टी में अपने कंपटीशन को ख़त्म करते आ रहे हैं। लगातार ऐसे लोगों की संवैधानिक पदों पे नियुक्ति हो रही है, ऐसे लोगों की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हो रही है जो नरेंद्र मोदी जी के यस मैन हैं। उन्हें रबर स्टैम्प टाइप के लोग चाहिए, संगठन में भी सरकार में भी। बीजेपी के अध्यक्ष के जरिए नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करके आम आदमी पार्टी ने अनायास से बैठे बैठाए बीजेपी को बरसने का मौका दे दिया है। कहने का मतलब साफ है कि अब बीजेपी अध्यक्ष को लेकर कुछ दिनों तक दिल्ली की सियासत गर्म रहेगी। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, मोहम्मद आसिफ कांग्रेस प्रवक्ता है और मनीष झा आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। आप तीनों का हमारे खास कार्यक्रम में, हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं शुभेंदु जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी पर और साफ तौर से वीरेंद्र सचदेवा का ये कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर सौरभ भारद्वाज को माफी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी दिन प्रतिदिन जी बोझ खत्म होने की कगार पे है, अंतिम सांसें ले रही है। उनको अपना संगठन नहीं देखना है। भारतीय जनता पार्टी में कौन अध्यक्ष बन रहा है, मोदी जी क्यों कह रहे हैं उनको अपना बॉस, उस पे उनको ओछी टिप्पणी करनी है। भारतीय जनता पार्टी के घर का बात है। हमने नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जो 4 बार के एमएलए हैं और उसमें 3 बार मंत्री रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, कांग्रेस को हराकर हम वहां पर सरकार बनाई हमने। ऐसा व्यक्तित्व जो हमारे युवा मोर्चा का वरिष्ठ कार्यकर्ता रहा हो और युवा भी हैं, अब उनको लेकर उन्होंने कल एक ओछी टिप्पणी करी। हमको लगता है कि दुर्भाग्य है आम आदमी पार्टी का
कि एक हारा हुआ हताश मंत्री, जो पहले मंत्री थे, अपनी खुद की चुनाव में हार गए, उसके बाद वहां पे बाई इलेक्शन हुआ, वो भी हार गए। बाई इलेक्शन जो पार्षद का था वो भी हार जी। गए, और बुरी तरीके से हारे। अपने बूथ पर तो वो इतनी बुरी तरीके से हारे कि उनको अपने उस मोहल्ले में नहीं रहना चाहिए। वो क्या टिप्पणी कर रहे हैं, एक तो मोदी जी पे टिप्पणी कर रहे हैं, दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी ने ऐसे लोगों को राष्ट्रपति बना दिया जिनका कोई अपनी व्यक्तिगत अहमियत नहीं है, जिसमें उन्होंने मुर्मू जी का नाम लेके और उन्होंने कोविंद साहब का नाम लेके, जी। दोनों लोग एक अनुसूचित जनजाति की हैं। मुर्मू जी किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन एक स्कूल के टीचर से चालू कर एक राष्ट्रपति तक बना है, ये संभव केवल भारतीय जनता पार्टी में है। किस तरीके से कोविंद साहब सिंपल तरीके से बढ़ते हुए अनुसूचित व्यक्ति हैं और शेड्यूल कास्ट व्यक्ति हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने कहा। दोनों लोगों को अपमान किया है सौरभ भारद्वाज जी, और आदत हो गई है इनकी। अभी लगातार आपको मालूम होगा कि इनकी आतिशी जी ने गुरुओं का अपमान किया और फिर भाग गई, कहाँ गायब रही पता नहीं चला। जब रिपोर्ट्स आई है तो झूठ बोल रही हैं। फिर भी अपमान करना, बाबा साहब के संविधान का अपमान करना, बाबा साहब के संविधान में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। और इसीलिए मैंने कहा कि जिनके घर टूटे फूटे हों, वो अपना घर संवारने की जगह पर दूसरों के घर में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और इसीलिए जया जी, मेरा कहना है कि सौरभ भारद्वाज जी के पास कोई काम नहीं है, और हताशा इतनी ज्यादा हो गई है कि दिन में 2-4 बार उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही पड़ती है अपने को राजनीति में बने रहने के लिए। इसीलिए ज्यादा बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, माफी मांग लें, काम खत्म हो जाता है। बिल्कुल, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल सौरभ भारद्वाज ने माफी से साफ इनकार कर दिया। जो उनकी तरफ से बयान दिया गया उस पर कायम रहने की बात कही गई है। मनीष जी, आपके पास आऊंगी, क्योंकि अगर उनकी तरफ से इस तरह का बयान दिया गया, किसी वर्ग की भावनाएं आहत हुई अगर किसी बयान से, तो क्या माफी मांगना चाहिए और माफी मांगना एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए? सौरभ जी ने कुछ भी गलत नहीं बोला है जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। सौरभ जी ने कुछ भी गलत नहीं बोला है, और उन्होंने जो भी दिखाया जा रहा है या भारतीय जनता पार्टी हताशा में आकर जिस भी चीजों को वो पेश कर रही है, वो अपनी नाकामी साबित करना चाहती है। सौरभ भारद्वाज जी ने साफ साफ बोला, क्या भारतीय जनता पार्टी में और कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है? नितिन गडकरी के जगह नितिन नवीन जी के जगह नितिन गडकरी राष्ट्र अध्यक्ष नहीं बन सकते थे? ये एक सवाल है। ये आके मोदी जी क्लियर कर दें, अमित शाह जी क्लियर कर दें। उन्होंने वैसे व्यक्ति को बैठा दिया है जो कि महज एक रबर स्टैंप है, जो यस मैन है। इससे ज्यादा नितिन नवीन जी की औकात कुछ भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। शब्दों को ठीक से पूछिए। और बहुत सारे प्रभावशाली व्यक्ति हैं, बहुत सारे सीनियर लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश को उन्होंने समय दिया है, नेतृत्व को उन्होंने अपना योगदान दिया है। देश के योगदान में उनकी अहमियत है। भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया गया, उसी तरह आने वाले समय में और भी जो प्रभावशाली नेता है उनको भी साथ भी वही हाल होने वाला है। और इसी कड़ी में उन्होंने 45 साल उम्र के एक नितिन नवीन जी को एक रबर स्टैंप के रूप में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र अध्यक्ष बना दिया। अब वीरेंद्र सचदेवा जी के पास चूंकि कोई मामला नहीं है जी, पहले ही इनकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी शहीद आजम भगत सिंह का खुलेआम अपमान की है। उसके बाद इनके मंत्री कपिल मिश्रा जी, जो कि एक दंगाई हैं, जिनका हाथ 50 से ज्यादा लोगों की दंगे में मौत में दंगा भड़काने के आरोप में सना हुआ है, वैसे मंत्री हैं, इनको मंत्री बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, ताकि जिसकी रिकॉर्ड है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का। और यही इनके मंशा थी कि पंजाब में किस प्रकार से
सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जाए ताकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हो सके। जी। लेकिन ठीक मौके पर आम आदमी पार्टी ने उनकी मंशा को देख लिया और जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लेकिन अभी तक वो ऐसे इंसान को मंत्री बना रखे हैं जिन पर दंगा भिड़ाने का पहले से ही आरोप है और भड़काने का आरोप है, और अब जो है वो जो उन्होंने गुरु साहब का बेअदबी किया है और अभी तक पूरे दुनिया का सिख समाज उन पर थू कर रहा है। उनको सबसे पहले आके पूरे सिख समाज से और गुरु साहब के बेअदबी के लिए माफी मांगना चाहिए। आपको याद होगा जया जी, मैं बताता हूं, जब ये 6 तारीख की घटना हुई तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और तमाम इनके कैबिनेट मंत्री अमृतसर जाकर माफी मांगने वाले थे दरबार साहिब में। सॉरी दरबार साहब जाकर ये कंप्लेन करने वाले थे गुरु के अवमानना के खिलाफ। लेकिन एन मौके पर इन्होंने जो है अपना अगले दिन इन्होंने अपना प्लान बदल लिया। तो आप ये देखिए, ये एक सीरीज है, एक कड़ी है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है देश के अहम मुद्दे, दिल्ली का अहम मुद्दा जिस पर इनका कोई नेता खुलकर कोई नहीं बोल रहा है, फिर से ग्रैब 4 लगा दिया गया है और दिल्ली पुलिस और प्रशासन के लोग पैसे लेकर BS3 और BS4 की गाड़ी को एंट्रिया दे रहे हैं। उसका वीडियो इस पर कोई भी नेता आकर कुछ भी नहीं बोलेगा। दिल्ली के लोगों को इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया है, भगवान भरोसे छोड़ दिया है। बीच में आपने देखा कि मौसम का मेहरबानी था कि 3-4 दिन हवाएं चली तो ग्रैब कम हुआ, पॉल्यूशन लेवल कम हुआ, लेकिन फिर से क्योंकि हवा नहीं चल रही है और जो AQI लेवल है वो 400-450 से ऊपर है, लेकिन कोई भी नेता, कोई भी मंत्री जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। और बिल्कुल, अगर जिम्मेदारी की मनीष जी यहाँ पर बात की जाए, मैं यहाँ पर काउंटर करूंगी आपको। बिल्कुल, उससे अपना मुंह छिपा रहे हैं। तो देखिए, ये सारा कोई मामला नहीं है। वीरेंद्र सचदेवा जी जो है झूठ मूठ का वो एक मामला बना रहे हैं और ऐसा जो है, और ऐसा कुछ है नहीं, दिल्ली की जनता को सब पता है। और सौरभ भारद्वाज जी ने आके अपना स्थिति स्पष्ट कर दिया है। वो अपने बयान पर बिल्कुल उन्होंने साफ कह दिया कि मैं अपने बयान पर कायम रहूंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा, उनकी तरफ से साफ ये कहा गया। लेकिन कोई गलत बिल्कुल मनीष जी, उन्होंने सौरभ भारद्वाज जी ने तो ये भी बताया कि किस प्रकार से इलाहाबाद में, प्रयाग में साधु संतों के साथ अवमानना हुआ है, किस प्रकार से साधु उनके साथ हिंसक हुआ है। बिल्कुल उस पर बिल्कुल यहाँ पर मुद्दे पर वापस आएंगे मनीष जी, बिल्कुल मुद्दे पर वापस आएंगे, क्योंकि जिस तरह से मनीष जी देखे कि साफ तौर से यहाँ पर माफी से इनकार कर दिया गया। और 2 बातों पे यहाँ काउंटर में करूंगी आपको, क्योंकि सभी पार्टी को अधिकार यहाँ होता है वो किसको कौन सा पद देती है, किसको कौन सा पद नहीं देती है। दूसरी बात यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि बीजेपी अपने हर एक कार्यकर्ता को किसको अर्श से उठाकर फर्श पर बैठा दे, अगले पल ये पता नहीं चलता, सबको मौका मिलता है यहाँ पर। बहरहाल यहाँ पर मैं आऊंगी मोहम्मद आसिफ जी आपके पास। आसिफ साहब, यहाँ पर जिस तरह से देखें कि एक तरफ से SC/ST को लेकर जो बयान दिया गया उससे जो जातीय भावनाएं हैं, जो वर्ग है, वो आहत जरूर होता है, लेकिन इस मामले पर जो राजनीति हो रही है, तो क्या इस तरह के बयान सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, जिसको चाहे उसको अध्यक्ष बनाए जी, बड़ा बड़ा स्तंभ बनाए या एक मजबूत आदमी को बनाए, ये उनकी अपनी पॉलिसी है। इस पे हम कौन होते कहने वाले। इसकी शुरुआत तो 14 में जब हो गई थी, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री अपने तमाम सीनियर लीडरों को 75+ कहकर खत्म कर दिया। और जब जरूरत पड़ी कर्नाटक में सरकार बनाने की, येदियुरप्पा जी को लेकर 78 के CM भी बना दिए। तो ये तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल वो अंदरूनी मामला है, क्या करे जो उसको बेहतर है जी। रही अंदरूनी मामला में तो खुद कहूंगा, अंदरूनी मामला जी। बिल्कुल रही दलित समाज की बात, दलित समाज का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने कब कब नहीं किया, पूछिए ना इनसे। एक दलित बेटी का बलात्कार होता है, इनका विधायक करता है, वो बेटी गुहार लगाती है, थाने जाती है, उसके पिता को डंडे मारकर डंडे में उसकी थाने में उसकी हत्या कर दी जाती है, क्योंकि दलित समाज की थी, कोई सुनने को राजी नहीं था।
उसके बाद किस तरीके से मुख्यमंत्री आवास के बाहर वो जब धरने पे बैठती है और कहती है मैं यही आत्महत्या कर लूंगी, तब जाके उसके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी होती है और पता चलता है जिस विधायक को बचाने भारतीय जनता पार्टी लगी थी अपने विधायक को बचाने पे, वही दोषी असली पाया जाता है। जब उस पे केस चलता है तो उस दलित बेटी का कुछ नहीं होता, कोई सरकार का नुमाइंदा खड़ा नहीं होता जी। सरकार तो और उस विधायक को सपोर्ट कर रही होती है। और जब उसको उम्र कैद की सजा होती है, का पूर्व एमपी आज बेटा लोकसभा सदस्य है, वही जो पॉक्सो एक्ट के उत्तर मुकदमा फाइल हुआ था, उसको कहता है ये बहुत बढ़िया आदमी है कुलदीप सेंगर जी। ये तो भारतीय जनता पार्टी की दलित समाज को लेके एक सोच है। इसी तरीके से हाथरस के अंदर जब दलित बेटी का बलात्कार करते हैं 3 लोग, उसको किस तरीके से रात को अंधेरे में 12 बजे उपलों से मट्टी का तेल छिड़क कर उसके परिवार को उसके चेहरा तक नहीं देखने दिया, अग्नि छिड़क दिया, अग्नि दे दी जाती है। यह है दलित समाज का अपमान, इससे बड़ा होगा। और वही भारतीय जनता पार्टी का हाथरस का लोकसभा एमपी उन बलात्कारियों से जेल में मिलने जाता है, कहता है शिष्टाचार मुलाकात है। मुझे लगता है देश की आंखें बंद नहीं है, खुली हुई है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग दलितों का अपमान करते हैं। एक हाल ही की घटना है, एक दलित बच्चे का सर मुंडन कर दिया गया, उसकी भौं मोड़ दी गई, पूरा प्रशासन आंख बंद करके बैठा रहा। क्या इंटेलिजेंस प्रशासन को पता नहीं ये दलित का बच्चा है? लेकिन जब सोशल मीडिया में चला, जब जाके आंखें खुली, उससे पहले सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर दलित आदमी के ऊपर सर पे पेशाब किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, ये आपको नहीं मालूम? एक लंबी फहरिस्त है, अगर मैं गिनाऊंगा तो शायद आपका जियाजी शो इसी में खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सोच रबड़ स्टंप बनाने की है, और वो रबड़ स्टंप बनने के बाद में जो शीर्ष पदों बैठते हैं, जब महिलाओं की बात होती है, जब सत्ताधारी कहीं इन्वॉल्व होते हैं, वहां वो चुप हो जाते हैं, कहीं दूसरी जगह आवाज उठ रही होती है, तो वही लोग आके एक अपनी टिप्पणी करते हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से मणिपुर के अंदर महिलाओं का अपमान, बिल्कुल बिल्कुल आसिफ साहब, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से देखिए जो बयान दिया गया सौरभ भारद्वाज की तरफ से, उसको आप कितना सही मानते हैं? बाद में आके वो लोग बयान देने लगे। मैं ये कहूंगा सौरभ भारद्वाज हो या भारतीय जनता पार्टी हो जी, दोनों मिलके नूरा कुश्ती लड़ते हैं, दिल्ली वालों को धोखा दे रहे हैं। आज दिल्ली को जरूरत है पॉल्यूशन से फ्री मुक्त करने की, पॉल्यूशन पे काम करने की, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उससे भाग जाएंगे। अगर नहीं भाग रहे हो तो पार्लियामेंट में चर्चा होती, जब राहुल गांधी जी ने कहा था पॉल्यूशन एक ऐसा मुद्दा है इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। शायद मेरा कट गया, पूछिएगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप तो लगातार पीछे से देखने को लगातार मिल रहे हैं। इस पर साफ तौर से अब सौरभ भारद्वाज ने मना कर दिया है माफी मांगने से। शुभेंदु जी आपके पास आऊंगी, आप कुछ मनीष जी की बातों का जवाब देना चाह रहे थे। शुभेंदु जी आपकी आवाज, हाँ जी आ रही है। मैं तो हैरान हूं आसिफ साहब की बात सुनकर और मनीष जी की बात सुनकर जी। इनको, आसिफ साहब को वेस्ट बंगाल के अंदर इतनी महिलाओं के साथ रेप हुआ, इलेक्शन के बाद लगभग हजारों महिलाओं के साथ रेप हुआ, और आसिफ साहब आंख बंद करके बैठे रहे, और इनके नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया जी। हैरानी की हमको ये है कि जब आसिफ साहब की जो नेता लोग थे, जब कर्नाटका में दलित के साथ रेप हुआ और उसका हत्या हुई, तो ये आंख बंद करके बैठे रहे। हत्या कहीं भी हो, किसी के साथ हो, रेप हो किसी के साथ हो, किसी दलित के साथ हो, किसी सवर्ण के साथ हो, किसी पिछड़े वर्ग के साथ है, गलत है। और ये भारतीय जनता मानती है, भारतीय जनता पार्टी मानती है, इसको कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। विषय क्या है उस पर आना चाहिए। विषय है कि सौरभ भारद्वाज जी ने गलती करी है, उस पर जवाब दें। इधर उधर की बात करके जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। मनीष झा जी कह रहे थे कि उन्होंने उनको नहीं बनाया, नितिन गडकरी जी को नहीं बनाया, अरे योगेंद्र यादव, फिर अन्ना हजारे, गांधी जी, ऐसे कितनी फहरिस्त है मनीष झा। जो लोग अरविंद केजरीवाल की बात नहीं माना उसको उन्होंने हटा दिया। आप कहिए कि ऐसी बात नहीं है, और यहाँ पे बातें ऐसी बता रहे हो कि पता नहीं कौन सी लोकतांत्रिक पार्टी की बात कर रहे हो। ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो सीएम भी थे जी, और उस पार्टी के संयोजक
और जेल चले गए, 6 महीने तक जेल से चलाया, उनकी पत्नी बैठी थी उनकी कुर्सी पर। क्या जवाब देते हो मनीष जी? आपको तो खुद भी शर्म नहीं आती। और ऐसे समय पे अन्ना हजारे से लेकर दुनिया भर के लोगों को साइडलाइन करने वाले आप लोग हमको शिक्षा दे रहे हो। हमारा अध्यक्ष कैसा अध्यक्ष होना चाहिए, कौन से होना चाहिए, कितने राज्यों से कैसे चुन के आता है, यह हमारा विषय। अपना विषय देखो ना कि एक हारा हुआ विधायक उसको आपने बना दिया अध्यक्ष। आपके मनीष सिसोदिया दिखते नहीं कहीं, कहां गायब हो गए? अतिथि जी छुपी हुई थी कहीं पर, उसका जवाब नहीं दे रहे। और जो फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट आई उसमें पाया गया कि इन्होंने गुरुओं का अपमान किया, इसलिए भाग गई थी। बिल्कुल शुभेंदु जी, संक्षिप्त में समय कम है हमारे पास। मैं ये कह रहा हूँ जी, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है जया जी, हमें भी कौन होना चाहिए, वो कौन होते हैं, हाँ आसिफ साहब या मनीष झा जी, जो हमारे इस प्रश्न के ऊपर जवाब देंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है कि उसको कौन सा पद देना है, वो पार्टी बखूबी जानती है। बहरहाल मनीष जी, आपका भी जवाब लूंगी, संक्षिप्त में अपना जवाब दीजिए जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सौरभ भारद्वाज जी अपने बयान पर कायम हैं और उन्होंने जो वीरेंद्र सचदेवा जी एक मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, अगर इसमें कहीं सी भी सच्चाई होती तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले एफआईआर दर्ज करवा दी होती। ये गुमराह करने की राजनीति, फर्जीवाड़ा की राजनीति में इनको मास्टरी हासिल है। और देखिए, मैं देश के 2 बड़े घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं कि किस प्रकार से इन्होंने दलित और आदिवासी जाति से एक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया और गुजरात से आदिवासी समुदाय से आने वाले चेतर वैसावा, जो कि वहां की लोकप्रिय आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, हाँ, उनको सालों तक 2-2 साल तक उनको जेल में बिना किसी सबूत के डाल दिया। और सही शक्ति का किस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है, एजेंसी का किस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। और किस प्रकार से अपने सीनियर का, अपने नेताओं को अवमानना किया जाता, अपमान किया जाता है, ये भी भारतीय जनता पार्टी से सीखे। और आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी उसके एग्जाम्पल हैं। दूसरी बात, हम आपके घर में ये दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं, हम तो बस वही बता रहे हैं जो सच्चाई है। और दूसरी बात, आप जो बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी, तो केजरीवाल जी जो है, इन्होंने हमेशा दलित उत्थान के लिए और ओबीसी उत्थान के लिए हमेशा से ये खड़े रहे हैं। बिल्कुल, ये तो देखिए अब कौन कितना खड़ा रहा है वो आम जनता को भी और जमीनी स्तर पर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। मनीष जी, हमारे पास वक्त कम है, मैं आखिरी जवाब आसिफ साहब से भी लेना चाहूंगी। आसिफ साहब बोलिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल ऑफ एक्सेलेंस जो था उसका नाम चेंज कर दिया, अपने दफ्तर से बाबा साहब को हटा दिया, शहीद आजम भगत सिंह का अपमान कर दिया। आपके भारतीय जनता पार्टी के सही तरीके से दर्शाता है। शांत हो जाइए। हाँ बोलिए आसिफ साहब। मनीष जी जरा शांत हो जाइए। मैं ये कहूंगा, जिस तरीके से मनीष जी हो या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, 2012 के जन आंदोलन के अंदर जिस तरीके से अन्ना जी ने आवाज उठाई थी जन लोकपाल बिल की, वो कहां रखा है? भारतीय जनता पार्टी बताती है, आम आदमी पार्टी की 10 साल की सरकार बताती। जितने जितने लोग शामिल थे उस आंदोलन के अंदर, बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जिन लोगों ने कहा था पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिलेगा, वो भारतीय जनता पार्टी की छत्र छाया के अंदर करोड़ों रुपए के मालिक बन गए। जिन्होंने कहा था काला धन आएगा, वो नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर मंच शेयर कर रहे हैं। कहां ये लोग आज? कौन सा प्रोपेगेंडा देश के अंदर फैलाया? तमाम जो झूठे आरोप लगाए इन्होंने, तमाम केसों के अंदर, कोयला 2G जो भी रहा हो, सबके अंदर जो कांग्रेस नेताओं पे लगा, तमाम लोग बरी हो गए। वो विनोद राय जी कहां हैं आज, जो लाखों करोड़ की बात करा करते थे? मैं कहूंगा जिस तरीके से 12 में माहौल बनाने का कोशिश की गई, एक झूठे प्रोपेगेंडे के साथ एक हजारों करोड़ रुपए खर्च किया गया कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। कांग्रेस तो वहीं की वहीं खड़ी है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लेकिन वो आंदोलन करने वाले लोग, वो तमाम अन्ना हजारे जैसे लोग आज कहां हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते थे, आज वो घर बैठे हैं। बिल्कुल किसी मुद्दे पे बोलने को राजी नहीं, न जन लोकपाल के ऊपर, न 35 रुपए तेल देने के लिए, न काले धन के ऊपर। काले धन हिंदुस्तान के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बड़ी तादाद में 3 गुना बढ़ गया है। कहां है वो लोग? बुलाइए ना उन लोगों को। बिल्कुल ठीक है, तो सरकार की छत्र छाया में पल बढ़ के बड़े हो रहे हैं।
ठीक है आसिफ बताइए देश को, साहब, बिल्कुल। इन देखिए छोटे यहाँ लोगों को पर इस सामने पूरे लेके आए मामले आप। को लेकर सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और जिस तरह से माफी की मांग की जा रही, क्या आने वाले वक्त में माफी मांगेंगे या फिर अपने बयान पर सौरभ भारद्वाज कायम रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल पूरी चर्चा के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जिस तरह से देखें कि क्या ये मामला वास्तविक न्याय का है या राजनीतिक लाभ के लिए है, ये तो आगे चर्चा में पता चलेगा। जिस तरह से अब लगातार माफी की मांग की जा रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।